आज की वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगा बेहद ही खूबसूरत जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 फेजेस में इस सिटी को आइडेंटिफाई, डिफाइन और रिलेट किया जा सकता है। प्री वर्ल्ड वॉर एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर। तो उन तीनों के रेफरेंस देखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये शहर हिटलर की कैपिटल थी। तो इसीलिए इसने बहुत युद्ध देखे हैं, बहुत ऑक्यूपेशन देखी है, सोवियत से लेके, नाजी से लेके, फैशिस्ट से लेके, कम्युनिस्ट तक और इंपीरियलिस्ट तक सब यहाँ पे राज कर चुके हैं। मगर पिछले 20 साल में ये बहुत बदल गई है। तो इसलिए इसको टूरिस्टी और हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करते हैं आज की एक लाइट वीडियो में। किसी भी ऐसे बड़े या छोटे मेट्रो या फिर ट्रेन स्टेशन पे आके आप मशीन से टिकट खरीद सकते हैं, जो कि 24 आवर्स के लिए पड़ती है 10.7 यूरोस की। फिलहाल ये टिकट्स ट्राम के अंदर भी अवेलेबल होती है, मगर उनमें सिर्फ कॉइन्स चलते हैं मशीन। बट जो सिंगल जर्नी टिकट होती है उस पर आप एक जगह जाके सेम लाइन से वापस नहीं आ सकते, उसके लिए दूसरी सिंगल जर्नी लेनी पड़ती है, अनलेस आप घूम गए, कुछ जुगाड़ करके आए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कमाल का है। कुछ ही मिनटों में आप पूरा जो है ना सेंट्रल बर्लिन इसमें बैठे बैठे एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलना पड़ेगा बिल्कुल लिमिटेड। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टेशन पे इनको अगर कोई पैसेंजर ना दिखे ना, तो ट्रैम्स कई बार रोकती नहीं है। इसलिए आपको अपने स्टेशन से पहले इनके अंदर एक स्टॉप बटन होता है, वो दबाना जरूरी होता है, ताकि ड्राइवर को पता लग जाए कि यहाँ पे कोई उतरने वाला है। अब बर्लिन सेंटर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बैटल ऑफ बर्लिन में, क्योंकि जर्मनी की डिफीट इसी शहर में हुई थी। और उसके बाद कोल्ड वॉर में, जब दुनिया की दो सुपर पावर्स यानी कि यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत रूस आमने सामने खड़े होते थे इसी शहर में, क्योंकि इसमें उन दोनों का कब्जा था चेक पॉइंट चार्ली पे, जिस पे हम बाद में आएंगे। क्योंकि पहले बात करें जरा इस चर्च। जर्मन एम्पायर होने से पहले इस एरिया में प्रशियन एम्पायर हुआ करता था, और जर्मन स्पीकिंग अलग अलग कुछ छोटे मोटे किंगडम होते थे, जिनको बाद में उसके अंदर यूनाइट करके एक जर्मन किंगडम बनाया गया, जिसके राजा ने यूनिफिकेशन के बाद ये वाला चर्च बनवाया। और ये भी प्रोटेस्टेंट है, इंग्लैंड के लोगों की तरह रोमन कैथोलिक नहीं। राजा ने चर्च के साथ साथ कुछ ऐसे म्यूजियम्स भी बनाए ताकि बर्लिन के स्टेटस को, जो आजू बाजू की बहुत बड़ी कैपिटल्स हैं, उनके साथ लेवल पे लाया जा सके, क्योंकि रिलेटिवली छोटा एम्पायर था और पॉपुलेशन इसकी ऑलमोस्ट सबसे कम थी। फिर चाहे वो आसपास का ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर हो या फिर रशियन एम्पायर हो, तो यहाँ की मेजर पॉपुलेशन जो है वो आर्मी में भर्ती होती थी, क्योंकि भैया उनको अपने देश को प्रोटेक्ट भी करना था। तभी से इनके अंदर जो है ना जंगजू लड़ाका एटीट्यूड आना शुरू हो गया, क्योंकि एक तरीके की नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गई, आप समझ लो उस टाइम। मगर ये म्यूजियम्स इनके अंदर इजिप्ट और दुनिया भर से लाया हुआ सामान रखा हुआ हिटलर के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि उसका विजन था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मानिया नाम की एक बहुत ही बड़ी कैपिटल सिटी बनाई जाएगी, क्योंकि ये वो सिटी होगी जो पूरी दुनिया पर राज करने वाले एम्पायर की होगी। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पोलैंड जैसा देश 35 दिन में जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। फ्रांस, जो कि इंग्लैंड के टक्कर की फोर्स समझी जाती थी इस रीजन के अंदर, उनको सिर्फ 6 हफ्ते में हरा दिया। नेदरलैंड्स को 5 दिन के अंदर, क्योंकि इनकी जबरदस्त फाइटिंग टैक्टिक्स होती थी उस टाइम पे। मैकेनाइज्ड आर्मी वर्ल्ड वॉर 1 के घोड़ों के बाद सीधा टैंकों पे आना, ये हिटलर दिमाग की इजाद थी, क्योंकि वो खुद वर्ल्ड वॉर 1 में एक कॉर्पोरल था और उसके जनरल्स बड़े जबरदस्त थे। और उनकी एक जो फ्लाइट टैक्टिक थी जिसको ब्लिट्जक्रीग कहते थे, उसके अंदर से टैंक जो है बड़ी तेजी से चलते थे, और साथ में इन्फेंट्री चलती थी जो कि घेरा डाल के एनसर्कल कर लेती थी एनिमी ट्रूप्स। बट टॉपिक से हटने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिटलर उस कैपिटल के लिए दुनिया भर का सारा आर्ट ला के अपने देश में सजाना चाहता था, जिसके अंदर की फ्रांस के लूव्र म्यूजियम के आर्ट भी शामिल थे, जो कि चोरी करके यहाँ ले आए गए थे। मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो सारा सीक्रेट आर्ट रिकवर करके वापस रिस्पेक्टिव कंट्रीज को पहुंचा दिया गया, क्योंकि हरमन ग्योरिंग, जो कि एयरफोर्स का चीफ था, उसको इन आर्ट्स को कलेक्ट अपनी पर्सनल पोजीशन में करने का भी बड़ा शौक था, तो उसके यहाँ से भी बड़ा माल निकला। ये पूरी जगह एक म्यूजियम आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ से नदी बहती है, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है जिसका नाम है उंटर डेन लिंडन, जो कि काफी सुंदर स्ट्रीट है। और इसको एक टाइम पे शॉन्ज़-एलीज़े भी कहा जाता था जर्मनी का। इसी को क्रॉस करके हम जाएंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। मैंने सोचा जब टिकट ली हुई है तो अगला ही मेट्रो स्टेशन है, अंदर से चले जाते हैं।
और इतनी पुरानी यूरोपियन सिटी के अंदर होते भी आपको बहुत पुरानी नहीं, थोड़े से नए स्टाइल की पुरानी दिखने वाली बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, क्योंकि इस शहर को मटिया मेट कर दिया था रशियंस ने। और इसी सड़क पे बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक एक ब्लॉक, एक एक घर, एक एक खिड़की, एक एक वेंटेज पॉइंट के लिए रैट बैटल जो होता है ना, जो कि रशियन सोल्जर्स ने स्टालिनग्राड में सीख लिया था। क्योंकि स्टालिनग्राड वो युद्ध था जहाँ पे जर्मन सेना की वापसी शुरू हो गई थी, वहाँ पे रोक लिया था रशियंस ने उनको, जब ऑलमोस्ट आधा रशिया जर्मन्स ऑलरेडी एक्वायर कर चुके थे। ब्रांडनबर्ग गेट के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे यहाँ पे जर्मनी की फियर्ड एसएस यूनिट्स, और उसके बाद जब सोवियत्स यहाँ पे आए तो इस जगह पे पूरा युद्ध करके इसको जब कैप्चर किया तो कितनी ज़बरदस्त वॉर्स और हिस्ट्रीज ने देखी है। मगर सबसे आयरॉनिक बात यह है कि ऊपर जो देवी माँ दिख रही है ना, ये पीस की देवी है, और ये 1890s में उस टाइम के काइजर ने बनाया था। मगर उसको क्या पता था कि यहाँ पे ऐसी जंगे अजीम खत्म होगी कि भैया जिसका कोई जवाब नहीं, कितने लोग मारे जाएंगे। और ये आजू बाजू जितनी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, सारा ऑब्वियसली तहस नहस हो गया था, सारी नई दोबारा बनी। और ब्रांडनबर्ग गेट से जरा सी आगे जाके आ जाता है राइक्सटाग। 1890 में इस बिल्डिंग को बनाया गया था, मगर उस टाइम क्योंकि राजाओं का टाइम था तो इसकी इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब जर्मनी का राजा हार गए तो उस टाइम पे रिपब्लिक जर्मनी को घोषित कर दिया गया, यानी कि एक डेमोक्रेसी। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कॉर्पोरल था और उसको लगता था कि जर्मनी के पास अभी भी फाइटिंग चांस था, मगर राजा का थोड़ा दिल कमजोर था तो उन्होंने जल्दी हार एक्सेप्ट कर ली, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ वेसाई के अकॉर्डिंग जर्मनी को सारा वॉर का खर्चा उठाना पड़ा और बड़ी पेनल्टीज सफ़र करनी पड़ी, जिससे जर्मनी को बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई। उसी ह्यूमिलिएशन को कैप्चर करके उसने एक पब्लिक सेंटिमेंट बिल्ड करके एक कू करने की कोशिश करी, सरकार का तख्ता उलट दे और पावर में आ जाए, मगर वो फेल हो गया। और उसको तब समझ आया कि उसको डेमोक्रेसी के थ्रू ही आना पड़ेगा। उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, धीरे धीरे जो है उसको एक्सपैंड करना शुरू किया। पहले कुछ सीट लेके आया, फिर और सीट मिली, फिर थोड़ी और मिली, और उसके बाद जब उसके पास सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सीट्स आ गई, उसने उसी डेमोक्रेसी को यूज करके एबॉलिश कर दी डेमोक्रेसी और अथॉरिटेटिव रूल एस्टैब्लिश कर दिया, और ये अनाउंस कर दिया कि वो चांसलर और फ्यूरर होगा जर्मनी का। ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे डेमोक्रेसी को आप ट्विस्ट करके जो है ना ऑटोक्रेसी में बदल सकते हैं। और जर्मनी पे जो सैंक्शंस लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उनके हिसाब से जर्मनी की फौज 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। हिटलर ने सीक्रेटली अपनी मिलिट्री बिल्ड करनी शुरू करी, जर्मनी को फॉर्मर ग्लोरी पे लाना शुरू किया, एक लेवल के ऊपर सेट करके उठा के हमला करना शुरू कर दिया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर अलग अलग डिफरेंट प्रीटेक्स्ट के अंदर, जिसकी शुरुआत पोलैंड से हुई थी सितंबर 1 1939 में। और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक कंट्री, फ्रांस को तो जब हराया तो फ्रांस के रूलर्स को उसी डब्बे में बुलवाया जिस ट्रेन के डब्बे में जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सरेंडर किया था। हिटलर की लाइफ में कहा जाता है कि वो उसका सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था कि उसने जर्मनी की जो है ना इज्जत रिस्टोर कर ली पूरी तरह, फ्रांस को सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर हरा के। मगर उसने फिर सबसे बड़ी गलती करी, और वो ये थी कि 2 फ्रंट्स पे उसने लड़ाई शुरू कर दी। क्योंकि पोलैंड पे हमले के बाद फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी पे युद्ध घोषित कर चुके थे। तभी ओवर कॉन्फिडेंस में हिटलर ने सबसे बड़ी गलती कर दी, वो ये कि इंग्लैंड को, यानी कि जो कि कंट्री थी तो आइलैंड यूरोप से हल्की सी हट के थी, पूरी तरह हराने से पहले उसने रशिया पे हमला कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में, और वो फंस गया वॉर ऑन 2 फ्रंट्स पे। स्टालिनग्राड तक पहुंचने के बाद जब उसकी सेना की हार शुरू हुई तो घसीटते घसीटते धकेलते धकेलते सोवियत यूनियन उसको यहाँ बर्लिन तक ले आई, और इस राइक्सटाग बिल्डिंग में आखिरी बैटल लड़ा गया था, जहां पे जो ज़ुकोव, जो जनरल ज़ुकोव मेन कमांडर थे, उनकी इंस्ट्रक्शन पे 4 या 5 अलग अलग 5-5 की टोली के लोगों को एक झंडा दिया गया सोवियत यूनियन का, जो सिकल और हैमर वाला लाल झंडा, के जो इसके ऊपर सबसे पहले लहराएगा वो घोषित करेगा कि भाई हमारी विजय हो गई है। तो 5 अलग अलग ग्रुप्स ने इसके अंदर लड़ते हुए ऊपर पहुंचने की कोशिश करी, क्योंकि यहीं पे जर्मन्स ने लास्ट स्टैंड पुटअप किया था, और इसके अंदर से फ्लेम थ्रोवर्स, मशीन गन्स वगैरह सारी चल रही थी। इसी कोर्टयार्ड के अंदर तोपें बड़ी बड़ी लग के इस बिल्डिंग के ऊपर फायर कर रही थी, और इसका बन गया था खंडर। अल्टीमेटली झंडा लहरा दिया गया, रशिया जीत गया। बहुत सालों तक ये घोस्ट बन बिल्डिंग की तरह यहाँ पे मौजूद रही, मगर उसके बाद जब जर्मनी की रीयूनिफिकेशन हो गई 1990s के आसपास, तब इसको एक ग्लास डोम दे के एक मॉडर्न लुक बना के रिस्टोर कर दिया गया, और आज भी ये जर्मन पार्लियामेंट
और ये एक वो मॉन्यूमेंट है जो कि जूइश लोगों की एक तरीके से आप समाधि समझ लीजिए या उनको सम्मान देने के लिए हिटलर ने 60 लाख जूइश लोगों को जर्मन फैक्ट्रीज में जर्मन इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज से मरवा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनसे नफ़रत करता था। और इसकी मेमोरियल की जो सिग्निफिकेंस वो ये है कि आप इसमें से चलते हुए आपको लोग कुछ क्षण के लिए दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये सिग्निफाई करता है कि कैसे लोग ज़िंदगी में आए और कुछ ही पल में जो है गायब हो गए हिटलर। और इसी मेमोरियल के साथ है ये पार्किंग जिसके ऊपर एक ज़माने में राइख चांसलरी होती थी, यानी कि चांसलर बिल्डिंग या प्रेसिडेंट हाउस, जिसके बंकर में हिटलर ने लास्ट स्टैंड लिया था। और ये वही जगह है जहाँ पे रशियंस जब बहुत नज़दीक पहुँच गए थे तो हिटलर ने डिसाइड किया कि उसने सुसाइड करनी है। उसने अपनी नई नवेली बीवी, क्योंकि एवा ब्राउन उसकी मिस्ट्रेस थी बहुत लंबे टाइम तक, मगर मरने से पहले उसने कहा कि मैं ऑफिशियली शादी करके एज हिटलर्स वाइफ मरना चाहती हूँ, मिस्ट्रेस की तरह नहीं। तो उसने शादी करी यहाँ पे और उसके कुछ ही टाइम बाद दोनों ने एक एक साइनाइड कैप्सूल खा ली और हिटलर ने कहते हैं कि कैप्सूल चबाते ही अपने सिर में गोली भी मार ली। और उसके बाद उन दोनों की बॉडीज़ को ऊपर यहाँ पे ला के इसी एरिया में पेट्रोल डाल के जला दिया गया। मगर आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि जो बॉडी हिटलर की बताई जाती है वो असल में किसी आदमी की नहीं, एक लेडी की बॉडी थी। और ऑफिशियल अकाउंट तो यही है कि हिटलर ने यहाँ पे सुसाइड करी, मगर बहुत टाइम तक उसको अर्जेंटीना और अलग अलग कंट्रीज़ में ढूंढा जाता रहा है, जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे नाज़ीज़ जो हैं पहुँच गए थे, क्योंकि अर्जेंटीना से जर्मनी की उस टाइम पे आप लगा लो एक तरीके की अलाय थे वो, और सबमरीन में कहते हैं कि हिटलर निकल गया। मगर ये बिल्डिंग जिसके ऊपर आज कलर है प्राइड के, यानी कि LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने के उनका जो सिंबल है, 6 कलर, मैंने कल रेनबो कलर बोल दिया था वीडियो में, तो किसी ने मुझे बताया कि इसके अंदर 6 कलर होते हैं, राइटफुली सो। अगर हिटलर के ज़माने में ये कभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो होमोसेक्सुअलिटी के बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपोज था। मगर इस बिल्डिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि ये उन वेरी लिमिटेड बिल्डिंग्स में से एक है, ना के बराबर, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जर्मनी बर्लिन में बॉम्बार्डमेंट से बच गई थी। और ये ओरिजिनल आर्किटेक्चरल स्टाइल है नाज़ीज़ का। और ये जो बड़ी बड़ी खिड़कियां आपको दिख रही हैं, ये टिपिकल फाशिस्ट आर्किटेक्चर की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें एक आम आदमी जो है ना स्टेट के आगे या फिर गवर्नमेंट के इन चीज़ों के आगे बड़ा मामूली अपने आप को छोटा फील करता है। ये तो मैंने आपको बताया कि जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी के 4 हिस्से कर दिए गए थे, जिसमें से एक यूके, एक यूएसए, एक फ्रांस और एक सोवियत रूस के पास गया था। यूके, यूएस, फ्रांस क्योंकि सिंगल एलाय थे, उन्होंने एक इकट्ठा ब्लॉक बना लिया और सोवियत यूनियन के पास एक अलग ब्लॉक आ गया। मगर सोवियत यूनियन का जो ब्लॉक था उसके डीप इनसाइड पड़ती थी बर्लिन सिटी, तो बर्लिन को भी 4 ऐसे हिस्सों में डिवाइड किया, तो 2 ब्लॉक बन गए, ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब इमेजिन कीजिए कि दिल्ली शहर में आप सो के उठे और आपको पता लगे कि अगर दिन पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट के एक दीवार बना दी गई है ठीक इस तरह की, और जो उस तरफ है वो इधर नहीं आ सकता और इधर वाला उस तरफ नहीं जा सकता, और अगर कोशिश भी करी तो उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था बर्लिन में, जब मैंने आपको बताया कि जो सोवियत साइड वाला ईस्ट बर्लिन था उसमें क्योंकि कम्युनिज्म का सिस्टम एस्टैब्लिश हो चुका था, तो लोग वहाँ पे घुटन महसूस करते थे। उनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो फुल मेहनत करें और सरकार उनको थोड़ा बहुत पैसा और एक मिनिमल जो है लिविंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करती थी। मगर लोगों ने उधर से भाग के जो अमेरिकन और यूके और फ्रेंच साइड जो बर्लिन को गवर्न करती थी वहाँ पे आना शुरू कर दिया, और ये वॉल बनने से पहले पहले 2 लाख लोग वहाँ से यहाँ मूव हो गए। तो जो बंदा इस पार्ट को गवर्न कर रहा था उसने सोवियत यूनियन को कहा कि आपकी सारी बातें ठीक हैं, मगर सारे के सारे जो बर्लिनर्स हैं अगर शहर छोड़ के वेस्टर्न ब्लॉक में चले जाएंगे तो मैं ये काम चलाऊँगा कैसे शहर। तो उन्होंने फैसला किया कि शहर के बीच में एक दीवार बना दो, सब कुछ सील कर दो, किसी को इधर से उधर मत जाने दो। और फिर लोगों ने जब वो इसमें कैद हो गए तो उनको लगा कि वो बहुत बड़ी जेल में जी रहे हैं। बहुत सारी कोशिश अटैम्प्ट करी गई लोगों की यहाँ से निकलने की, मगर लोग निकल नहीं पाते थे। जब तक ये पूरी दीवार नहीं बनी तब बैरिकेड्स ऊपर आए थे, लोग बिल्डिंगों की, कई तो बिल्डिंगों की दीवारों के साथ साथ दीवार चल रही थी, तो लोग खिड़कियों से कूद कूद के जो है निकल के दूसरी तरफ जाने की कोशिश। जब सोवियत यूनियन ऑलमोस्ट कोलैप्स के कगार पे आ गया 1989 में अपने इकोनॉमिक और क्राइसिस के चलते, क्योंकि वो यूएसए के साथ आर्म्स रेस कर रहा था, न्यूक्लियर रेस, कोल्ड वॉर चल रही थी, और वो कोल्ड वॉर का सेंटर हमेशा बर्लिन होता था, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन
और रूसी टैंक हमेशा आमने सामने थे। तो सबसे पहला खतरा यहीं पे होता था कि अगर जंग छिड़ गई वर्ल्ड वॉर 3 तो शुरुआत उसकी यहीं से ही होगी। फिर 1989 में जब मिखाइल गोर्बाचोव प्रीमियर थे सोवियत यूनियन के, उस दौरान ये दीवार जो है गिरी और उसके बाद बर्लिन यूनिफाई हो गया और फिर 1991 में 90-91 के आसपास जो है सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और उसकी सारी जो स्टेट्स थी वो अलग हो गई, जैसे कि रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन। अब मैंने बहुत 15-20-25 मिनट में मैं आपको बर्लिन की और वर्ल्ड वॉर 2 की तो क्या ही हिस्ट्री बता सकता हूँ। 5 साल का इतना बड़ा इवेंट था, उसके बाद कोल्ड वॉर तकरीबन 40-45 साल और चली है। अपने तरफ से छोटी मोटी कोशिश करिए आपको शेयर दिखाते गए थे, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने की। वीडियो ठीक ठाक लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि ये वो वीडियोज़ हैं जिनको आमतौर पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते नहीं या फिर लोगों तक ये ज़्यादा पहुँचती नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर किसी को इस तरीके की चाहिए नहीं होती। बाकी अगर आप कमेंट्स कर देंगे तो शायद एंगेजमेंट में थोड़ी हेल्प हो, थोड़े व्यू आ जाए। बाकी थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।